इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी इतिहास, जो ये अंतिम पार्ट है स्वतंत्रता के बाद, जिसमें हम देखेंगे कि देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से तो हमारा देश कैसा था और कैसे किस चुनौतियों के हिसाब से देश हमारा आगे बढ़ा। एक नए और खंडित राष्ट्र सबसे बड़ा माध्यम था। एक नया और खंडित राष्ट्र मानो कैसे? नया राष्ट्र इसलिए था क्योंकि उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे। लेकिन बात यह थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो हजारों लाखों लोग इधर से उधर आए भी गए थे। इसके वजह से यह भी अवसर पैदा हुआ था कि हमें उनको रहा वो रहेंगे कहाँ, वो नौकरी क्या करेंगे, खाएंगे क्या, रोजगार क्या होगी और उनकी राजधानी क्या होगी। ये सब चुनौतियां थी। अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे और 80 लाख लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। और हिंदुस्तान से कितने लोग गए थे ये तो पता नहीं, वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में मिलेगा। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। पहले तो इनको रोजगार दो, खाने पीने का इंतजाम करो, जगह दो, रहने दो। उसके बाद से यहाँ की रियासतें, जितना भी यहाँ पर रजवाड़े थे, सबसे बड़ी तकलीफ वो देते थे। तकरीबन 500 रियासतों राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के अंदर में चल रहा था और यही लोग चला रहे थे पूरे हिंदुस्तान को। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था, मतलब बहुत ज्यादा उल्टा काम था। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था, क्योंकि नहीं देंगे तो ये तो अपना राज्य स्थापित कर लेंगे ना। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को, जो अभी राष्ट्र बना है, कौन? हिंदुस्तान, भारत, जो गुलामी के बाद से आगे बढ़ा। पहले मुगलों की गुलामी में था, उसके बाद से किसकी गुलामी में आया? अंग्रेजों की गुलामी में। और 1000 साल से हम गुलाम है। क्यों? अपनी मानसिकता की वजह से, अपनी भागीदारी की वजह से, अपनी लालच की वजह से, अपने कट्टरपन की वजह से। नहीं रहता तो हम नहीं गुलाम बनते। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीति व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। और ऐसा एक राष्ट्र बनाना था और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना था अपने देश की कि यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म दे सके, जगह दे सके। ये देखो, जो चित्र दिख रहा है अभी, ये हजारों लाखों लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की स्थितियों का विसर्जन फरवरी 1948, और ये अस्थियों का और उनकी महात्मा गांधी का जो अस्थि था उसके विसर्जन का चित्र है ये। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए, मतलब आपस में मिलजुल बनाकर इकट्ठा रहना चाहिए। अब क्या रीजन था, क्या नहीं था, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो पॉलिटिकल इशू वाले जानते हैं, पॉलिटिकल लोग जानते हैं जो उससे जुड़े हुए थे उस समय। आज भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो उस समय संविधान बनाने में थे, वो लोग जानते हैं कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। लेकिन बाकी लोगों को क्या मालूम, जो सरकार बता दे, जो
उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो बताएं। बस हम लोग वही मानते थे ना। अब नाथूराम गोडसे कट्टरपन के लिए मारा कि किस वजह से मारा, ये तो नाथूराम गोडसे और उस समय के तत्कालीन सरकार जानती है। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि नहीं भाई, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर, और वही शाम था जब गांधी जी की मृत्यु हुई, किस दिन, 30 जनवरी 1948 को आकाशवाणी, एक रेडियो था जो उस समय बहुत प्रचलन में था, आज भी आकाशवाणी चलता है। आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, और जो हमारे प्रिय नेता हैं राष्ट्रपिता, अब वो नहीं रहे। तो ये आकाशवाणी पर संबोधित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी, अभी से तो कम ही था। पहले कितना भी था, पहले 34 करोड़, 34.5 करोड़ था, आज 140 करोड़ हो गया है। मतलब 100 गुना। कहां से हुआ? 100 करोड़ की आबादी ऐसे ही बढ़ जाती है क्या? काफी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। यह आबादी कोई एक जगह पर सीमित नहीं था। इनमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। केवल एक जाति तो था नहीं, सब अलग अलग जाति थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी अलग अलग समस्याएं थी, विविधता थी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, अलग अलग पार्ट, कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा। इतनी विविधताएं, मतलब इतनी प्रकार होने वाले लोगों को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है, यह एक सवाल था जो उस समय के राजनेता को सबसे ज्यादा सोचना पड़ता था। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। एकता तो ठीक है, और विकास नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी, और सबसे बड़ी संख्या जो था वो गांवों की थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नई बुआई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। और उस समय यह था कि आजीविका की बहुत कमी थी। किसान और जितने भी काश्तकार छोटे मोटे किसान थे, और जो काम करने वाले, मतलब जो बढ़िया हो, बुनिया हो, चमार हो, मतलब जो चमड़े का काम करता हो, जो व्यापारी हो, वैसे लोग छोटे छोटे थे। उनकी अर्थव्यवस्था भी एक देश की अर्थव्यवस्था जैसी ही थी, क्योंकि जैसी देश की अर्थव्यवस्था वैसा हमारे समाज का अर्थव्यवस्था, अलग तो हो नहीं सकता। अगर फसल चौपट हो जाए तो बुनाई में दिक्कत, बढ़ई में दिक्कत, बुनकर में दिक्कत, नाई के कामों में दिक्कत, और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा होना ही था, क्योंकि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज चावल बंद कर दिया जाए तो देश भर को गेहूं खाना पड़ेगा। गेहूं खाएंगे तो बीमारी से बचेंगे। गेहूं महंगा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गेहूं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना बाहर देश में, और चावल को हम मंगाते हैं। लेकिन अब तो हैदराबाद इतना चावल दे देता है, हैदराबाद तमिलनाडु, कि चावल की कमी हिंदुस्तान में तो वही पूरा कर देते हैं। कौन कौन? राजस्थान नहीं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात
और उसके बाद से हैदराबाद आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इतना चावल दे देंगे कि चावल खत्म ही नहीं होगा। तब तो आत्मनिर्भर भारत की अगवानी हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाओ और अपनी आजीविका को स्वतंत्र बनाओ। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भाड़ी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, और शहरों में जो फैक्ट्री होते थे उसके मजदूर एकदम भीड़ भाड़ वाली झुग्गी बस्तियों में रहते थे। जैसा आज का एग्जाम्पल ले लो तो दिल्ली का लाल बाग के पास में जो है इलाका, और मुंबई का धारावी। धारावी का हाल तो सब कोई जानता है। वहां पे एक से एक गैंगस्टर भी हैं तो एक से एक गरीब भी लोग भी रहते हैं। तो ये तो आम बात है सोचने वाली। ऐसा हर जगह पे है। नहीं हो तो बताओ। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। और नया करेंगे तब तो रोजगार दे पाएंगे ना, नया नहीं करेंगे रोजगार नहीं दे पाएंगे। एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना था, और एकता और विकास के सारे कामों को साथ में लेकर चलना था। नहीं चलेंगे तो दिक्कत तो थी उस समय, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और काम बहुत कम था। नया राष्ट्र था, नया देश था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और कहीं नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव बढ़ जाती थी। तनाव की आशंका बढ़ जाती थी, क्योंकि मारपीट, अपभेद, झगड़ा, माहौल, ऊंच नीच, छुआछूत, डॉरी सिस्टम, विधवा विवाह सिस्टम, दहेज प्रथा, ये सब तो बहुत ज्यादा था ना उस समय। आज भी है, आज भी कोई कम नहीं है। आज भी लोग 500 के लिए तो लोग के मर्डर हो जा रहा है। 5,000 दे दो तो अच्छे अच्छे लोगों की टांग पर तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी किल्लत हो गई है आज का भी, पहले का नहीं, आज भी वही हाल है। आज किसी को बाहर देश में मरवाना है, बाहर राज्य में मरवाना है, तो किसी को पैसा दे दो, वो जाकर मारपीट कर चला आएगा। मर्डर का चार्ज अलग है, हाथ पैर तोड़ने का चार्ज अलग है। तो बात यही है। तो उस समय छोटी जाति और बड़ी जाति में ऊंच नीच, हिंदू और मुसलमानों में छुआछूत, हिंदू मुसलमानों में जातीय झगड़ा हो जाता था, जातीय मुठभेड़ हो जाएगा। उसके बाद से खाना वाना बनाने का दिक्कत, खाने का दिक्कत, अनाज का दिक्कत, रोजगार का दिक्कत, बहुत सारे दिक्कतें थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता है। और देखो, आबादी, आर्थिक विकास, ये एक तरह से बराबर में नहीं बांटा जाएगा तो भी भेदभाव चालू था। ऐसे स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो गया। इसकी वजह से गरीब और अमीर बन गए। गरीब अलग, अमीर अलग, शहर अलग, देहात अलग, संपन्न लोग अलग और पिछड़े इलाके के लोग अलग। आज भी गांव में जाओ, गांव में नहीं, शहर से बताता हूं, अमीर लोग एक से एक अमीर मिलेगा मुंबई में। एक तरफ अमीर लोग मिलेगा तो दूसरी तरफ मुंबई में गरीब लोग मिलेंगे। है कि नहीं? जरूर है। शहर में एक तरफ अमीर लोग का बसेरा है तो एक तरफ गरीब लोगों का बसेरा है। गांव में भी एक तरफ अमीर लोग हैं तो दूसरे तरफ गरीब लोग होंगे। शहर, कोई भी शहर ले लो, जो जिला में होता है, जिस जिला में शहर हो उसी जिले के देहात को जाकर देखो, कितना खंडहर जैसा दिखेगा, लेकिन शहर चमकते रहता है। आज भी मुंबई उतना चमकीला है, लेकिन मुंबई के धारावी में जाओ, आज भी झोपड़ी मिलेगा। मुंबई के बहुत सारे इलाके में जाओ, आज भी झोपड़ झुट्टी मिलेगा, आज भी झोपड़ी मिलेगा। संपन्न लोग और पिछड़े लोग, आज भी गांव के इलाके में जाओ, राजपूत अलग, गुंजार अलग, जातीय समाज के लोग अलग, कुर्मी अलग, और जितने भी किसान परिवार के हैं वो अलग, और जितने भी पिछड़े जाति के, अति पिछड़े जाति के हैं
वो लोग का बस्ती अलग होगा, राजपूत लोग का बड़ा द्वार, उनके छोटे वाले को थोड़ा छोटा द्वार, और जो अति पिछड़ा लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनका तो द्वारे नहीं होता है, वो झोपड़ी में ही द्वार होता है। आंगन भी वैसा ही हाल है। ऐसा एक गांव का नहीं हाल है, हर गांव का है। किसी एक गांव का बोलूं तो क्या, अपने भी गांव का उठा लो हाल, अपने गांव में भी वैसा ही है। मेरे गांव में भी खुद है। मेरे गांव में एक तरफ राजपूत लोग रहते हैं, एक तरफ किसान लोग रहेंगे, एक तरफ तेली लोग रहेंगे, लेकिन कोई अपने आप को हिंदू मानकर नहीं चलता है। मुसलमानों में भी वही है, एक तरफ पठान है तो एक तरफ अल्पकारी लोग हैं। ऐसे में उन लोग को धोबी वोबी आ जाएगा, वो लोग अलग ही झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो इस चीज को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा। खानदानी रियासतें, खानदानी बातें, खानदान की बातों को सोच कर चलोगे, पुरानी सोचों को लेकर चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नया करो, हमेशा नया करो। नए संविधान की रचना, और उस समय जरूरी था एक नया संविधान बनाना, क्योंकि संविधान नहीं बनेगा तो हमारे जातीय से लेकर हमारा राजनीतिक और हमारा व्यापारिक और सामाजिक नीति क्या होगी, कैसे मालूम चलेगा। तो 70 साल हो गया था देश को आजाद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा फैला संविधान का बात, संविधान की रचना तो 2000 के बाद ही फैला है। तो उसके पहले हमारे भावी नेता कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि क्या कर रहे थे। कि 60 साल बाद हमें मालूम चल रहा है, 50 साल बाद मालूम चल रहा है कि संविधान की रचना में क्या क्या लिखा है, कैसा कैसा हो सकता है, जो हमें इतने सालों के बाद बताया जा रहा है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्यों के बारे में लंबा विचार विमर्श किया, बहुत बड़ा। लेकिन भूमिका सबसे ज्यादा था तो किसका, सरदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना इतिहास, जितना लॉ कानून के बारे में जानते थे, उतना शायद ही उस समय कोई जानता था। सारी भागीदारी उनके निरीक्षण में ही चलती थी, उनके अंडर में ही चलती थी। और 300 लोग भी थे भारतीय लोग जो राजनीतिक भविष्य और हमारे संविधान को लेकर ही चर्चा करते रहते थे। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन से ही गणतंत्र दिवस चालू हुआ, जो हम हर साल रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस के नाम से 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक व्यवस्था, मताधिकार का प्रावधान किया गया था। मतलब हमारे संविधान की एक खासियत ये हुआ कि लोग अपने मन के हिसाब से, अपने मस्तिष्क के हिसाब से वोट देंगे और किसी को अपना नेता बनाएंगे, मतलब लोकतंत्र। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी नहीं, इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय सब राजाओं का क्षेत्र था। एक राजा मरेगा तो उसका खानदान का कोई बनेगा, मतलब उसका बेटा बनेगा, उसका भतीजा बनेगा, चाहे उसका मौसा बनेगा, चाहे कोई भी बने, लेकिन जो भी बनेगा उस राजा के खानदान का ही बनेगा, और नहीं तो उस राजा को मारने वाला बनेगा। दो ही होते थे, कोई अलग नहीं होता था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में था, एक समय में नहीं दिया गया था। यहाँ पर दिया गया है सार्वभौमिक व्यवस्था, वयस्क। इसका मतलब सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। मैंने भी वही बोला था ना,
सभी लोगों को वोट देने का अधिकार अपने मन से दे दो। मताधिकार मतलब क्या? अपने मन से जिसको चुनना है उसको चुनो। मताधिकार, अपने मतों का अधिकार। मतों का अधिकार होना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जिसको हम दे रहे हैं अपना मत, वो नेता क्यों नहीं बन रहा है, उसको नेता क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए, अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि हमें इतना पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है घर वाले, हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? ये सब सोचने की जरूरत है, क्योंकि नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। देश दुनिया तो हमेशा अपने लिए तो बैठा नहीं है। ये पार्लियामेंट है, पहले का पार्लियामेंट, लेकिन 28 मई 2023 को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके लिए हर एक भारतीयों को इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्तावों को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू इधर किधर हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? दिख रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर को देख रहे हैं, देखो इधर को दिखे, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहला फोडियम हम देख रहे हैं उस समय, उस जमाने का। आप भी देख लो, अभी का फोडियम, पहले का फोडियम। ओके, वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, और अमेरिका और बाहर के देशों में सबसे पहले जितने समृद्ध लोग थे वही वोट देते थे। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया, जो पढ़े लिखे हैं वो भी वोट देंगे। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला, और जितने मजदूर थे बहुत आंदोलन, बहुत संघर्ष किए तब उनको अधिकार मिला। तब तो ये तो सत्ता ही बदल दिए। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, महिलाओं को सबसे लास्ट में वोट देने की अनुमति दी गई, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। मतलब बहुत ज्यादा जूझे थे, संघर्ष किए थे, उसके बाद मिला था उनको। इसके विपरीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लेकिन 21 साल के ऊपर जो भी होगा उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उनमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमियों से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में सम्मान माना गया। ना ही बड़ा ना ही छोटा, ना ही ऊंचा ना ही नीचा, ना ही छूत ना ही अछूत, सबको समान। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। और ये सब जानते थे कि भारत को, सब चाहते भी थे कि भारत को एक हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है, न ही बनना चाहिए। ऐसे में हिंदू राष्ट्र के खिलाफ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों थे, ये जानना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र तो अपना बहुत पहले से है। अब हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करना है? हिंदू राष्ट्र है तो है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब बाहर से शरणार्थी आए हैं तो रहे हैं, तो हम उन लोग से क्या कुछ लेना देना है। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब कोई कह दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोलो भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाना क्या है?
मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। सिख और ईसाई भी थे। ये भी सब लोग हिंदू हिंदू से ही टूटे हैं, सनातन धर्म से ही टूटे हैं। सनातन धर्म से ही अलग हुए हैं, तो ये भी हिंदू हुए। इसके अलावा फारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिया गया जो अधिकार हिंदुओं को दिया गया था। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। और जैसे हिंदुओं को जो चीज मिला, जो अधिकार मिला, जो नौकरी मिला, जो मत मिला, जो क्षेत्र मिला, वही हिंदुओं को मिला, सिखों को मिला, ईसाइयों को मिला, मुसलमानों को मिला। क्योंकि इसीलिए हिंदुस्तान की नाम हुआ, हिंदुस्तान का नाम प्रख्यात हुआ। भारत, हिंदुस्तान, लेकिन ऐसे बोलते हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड इजकल टू बिहार। बिहार के फुल फॉर्म में पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत का फुल फॉर्म आता है। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देना चाहिए। पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहां के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा अधिकार देना होगा जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि पाकिस्तान गैर मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने देश में जो हमारे धर्म के अलग हैं, गैर हिंदू हैं, उन्हें भी हमें सुरक्षा देना है, उन्हें भी नौकरी देना है, उन्हें भी आरक्षण देना है, उन्हें भी अधिकार देना है जो एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को मिलता है। तो ये जरूरी फैसला था जो उस समय से आगे चला। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी और हर समुदायों के लिए एक विशेष सुविधा था, उसमें उसके लिए व्यवस्था किया गया था। भारत के सम्मान और कलंकित करने वाली अछूत के चलन, भारत के, यहाँ पर देखो सिंपल है, भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली अछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। और जो छुआछूत का जो था ना, छुआछूत का जो चलन था उसको खत्म कर दिया गया संविधान बनाकर। और ये संविधान बनाने वाले में ये नाम दिया किसने? अछूत को, छुआछूत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। अब हिंदुओं के मंदिरों में सब जाएंगे, जिसको मन हो जाएगा। और ये कट्टरवादी जो ब्राह्मण लोग था, इन लोगों को बहुत दिक्कत था भाई कि अब अछूत लोग भी आएंगे। रे भाई, भगवान बोलता है कि हमसे कोई छूत नहीं है, अछूत नहीं है, हमसे तो कोई छुआछूत नहीं है, तो तुम हमारे ही मंदिर में आने के लिए तुम छुआछूत कर दे रहे हो। ऐसे ब्राह्मण को मंदिरों से निकाल फेंकना चाहिए। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के समुदायों के लिए आरक्षित
किए जाएंगे और सारे चीज में समान अधिकार दिया जाएगा जो नीचे जाति के हैं। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, आज भी हरिजन कहा जाता है, पहले भी हरिजन, आज भी हरिजन ही कहलाते हैं, चाहे संविधान में कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग आज भी हरिजन ही बोलते हैं। यहाँ पर शहर में तो सब समान हो गया है, लेकिन गांव में आज भी वैसा चल रहा है। उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके, और उस तरह की पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी उनकी। इसलिए तो आज जितने भी नहीं बोलेंगे, 50% यूपी बिहार के रहने वाले जितने भी नीचे जाति के ऑफिसर बने हैं वो धांधली ही करते हैं, रिश्वत ही लेते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। शर्म आता है जब देखकर कि हमारे आंखों के सामने हमारे पुलिस वाले दूसरों को बोलते हैं कि हेलमेट लगाकर चलो, अपने हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं। जब सामने सामने रिश्वत लिया जाता है, और रिश्वत देने वाले कौन, स्टूडेंट भी होते हैं। आप सभी को स्कूल में डोनेशन देना ही पड़ता होगा। डोनेशन क्यों देंगे भाई? हम डोनेशन नहीं देंगे, हम स्कूल छोड़ देंगे लेकिन डोनेशन नहीं देंगे। अब क्लास टीचर लोग बोलते हैं, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट बोलेगा कि क्लासमेट के कॉपी लाओ, चिकन चिकन दिखने वाला कॉपी लाओ, अच्छा अच्छा दिखना चाहिए कॉपी। क्यों लाएंगे भाई? हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं लाएंगे, जाओ स्कूल छोड़ दो। ऐसे स्थिति में बेहतर पढ़ाई बेहतर पन्नों पर नहीं होती है, बेहतर पढ़ाई बेहतर समाज में होती है। कोई बेहतर ढंग और ढंग नहीं होता है। स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर बैठकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान प्राप्त किए, और हम लोग तो क्लास में बैठते हैं, हम काहे नहीं सीखेंगे? हम लोग अपने किताब में भी पढ़ कर सीख सकते हैं। ये किताब पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता है? क्या नहीं समझ में आता है इसमें? सब चीज तो वही है जो हम पढ़ कर समझाते हैं, दूसरा कुछ तो इसमें है नहीं। आगे देखते हैं। परंतु जैसे कि संविधान सभा के सदस्य एच जे खंडेकर एच.जे. खंडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, और हरिजन की जो अक्षमता है, जो उनके पास क्षमता नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है तो ऊंची जाति वाले। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खंडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं कर सकता। हृदय भी काम नहीं करता है, और न ही हम आगे बढ़ पाने की क्षमता रखते हैं, सक्षम हैं। और आप लोगों ने हमें इतना दबाया कि अब तो हमें हृदय में भी बस गया है कि हम कुछ काम को नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे क्षमता नहीं है। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुचित जातियों को भी अनुसूचित जाति में आते हैं। छोटे जाति ही के लोग आते हैं, बड़े जाति के तो नहीं आएंगे ना, वो तो जनरल में आते हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन जातियों को भी वंचित रखा गया था, और अनुसूचित जाति भी वंचित थे, केवल आदिवासियों को नहीं। अछूत हो गए, अछूत में क्या, एसटी एससी, और आदिवासियों में आ जाएंगे जो जंगलों में रहते थे। अनुसूचित जाति ओबीसी, इन सबको दबा कर रखा जाता था। ओबीसी ईबीसी ये सब आएंगे इसमें। उनके साथ मतभेद किया गया। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे।
उनकी जमीन और जंगलों पर समुदायों से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा हो जाता था और बाहर के लोग कब्जा करते थे। अंदर के करे तो भाई बात भी अलग होती थी। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था और संविधान के वजह से जो अधिकार मिला, उसका उद्देश्य इनकी स्थिति सुधारने के लिए किया गया। लेकिन उस समय भी डकैती चला, करीबन 60 साल तक डकैती चला था। तब जाकर एक बड़े संघर्ष के बाद ही 2000 के दशक में आने के बाद इन लोगों को अपना अधिकार समझ में आया, जब गांव से निकलकर जाकर कोई आगे पढ़ लेता था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। मतलब किस तरह बंटवारे किए जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। केंद्र का जो हित है, मतलब उसका पावर जो है, उसका शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। इन लोगों का मानना था कि देश का केंद्र अगर मजबूत होगा तो ही राज्य को नियंत्रण में लेकर देश के प्रगति के लिए काम कर सकता है। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलने चाहिए। अब कुछ लोग यह भी मानते थे कि राज्य को कुछ आजादी मिलना चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। और इन लोगों का मानना था, कुछ लोगों का, कि लोकतंत्र केवल केंद्र में ही है। इसके वजह से पूरे देश के अर्थ में, पूरे देश में ये नहीं फैल रहा है ठीक से, इसलिए इसको फैलाया जाए। तो संसदीय क्षेत्र को और बढ़ाया गया। जितने ज्यादा संसदीय क्षेत्र को बढ़ाया गया, तो आज 500 कुछ सीटें हैं लोकसभा की। पहले बहुत कम था, 300-200 था, फिर बढ़ाकर आज 500 कर दिया गया है। फिर संसदीय क्षेत्र बटेगा, फिर बढ़ेगा, अभी और बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही राजनीति चलती थी। तो यहाँ पर पहला पार्ट खत्म होता है, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद।